अपन 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोई क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन मिले तो। अपन ने वो टिक टिक मिक मिक पिक पिक वाला किया है क्वेश्चन। देखो है ना, पहले वाला ये जो पैराग्राफ है ना, ये तो पैराग्राफ कोई काम का नहीं है, स्टार्टिंग वाला। इसकी अपने को कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बोले कि कंपनी 3 तरह की वॉचेस बनाती है, और टाइपराइटर सर 3 तरह के टाइपराइटर्स बनाती है, और टाइपराइटर्स का जो डेटा है वो नीचे दिया। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। टिक टिक, मिक मिक और पिक पिक 3 तरह के टाइपराइटर्स हैं। मशीन पर 15 घंटे लगते हैं, मिक मिक को 13 घंटे लगते हैं, टिक टिक को 12 घंटे लगते हैं। असेंबली में 4.4, 3.5 और 4.0 आवर्स लगते हैं। ठीक है, और मशीन टाइम की अवेलेबिलिटी दे रखी 4000 आवर्स, और इसकी दे रखी 1240 आवर्स। अच्छा, तुम्हें पता लग गया होगा कि कौन सा x1 x1 x2 x3। हाँ सर। अवेलेबिलिटी इस तरफ है तो अवेलेबिलिटी इस तरह से इक्वेशन बनेगी। यस सर। चलो आगे क्वेश्चन का डेटा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द डेटा रिगार्डिंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो डेटा क्या है, 11,000 रुपए सेलिंग प्राइस है, 8,000 अपनी कॉस्ट लग रही है। तो अपने को एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन अपना एक तरह से प्रॉफिट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन एक तरह से प्रॉफिट होता है अपना। तो प्रॉफिट हो रहा है अपना 3,000 रुपए का। ऐसे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 2600 का, और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 1500 का। ठीक है, तो टेबल भी आसान है, टेबल में कुछ खास ऐसे डेटा है नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है, आगे बोल रहा है द कंपनी सेल ऑल द 3 ऑन 1 मंथ क्रेडिट बेसिस। ये है डेटा। कंपनी जो है वो 1 मंथ की क्रेडिट पर सेल करती है। सेल जो होती है ना कंपनी की, वो 1 महीने की क्रेडिट पर होती है सेल। बट लेबर, मटेरियल एंड अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस मस्ट बी पेड इन कैश। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को बताओगे? सर इसका तो अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट पे सेल कर रहा है, सुरेश सर, लेकिन विकसित सर तुमसे फीस बाद में लेंगे। सुरेश सर, विकसित सर तुमसे फीस बाद में लेंगे, लेकिन पेमेंट मेरे को पहले ही करना है। इसका हाँ। मतलब ये हुआ। हम देंगे भी बाद में। अच्छा, तुम देखो, हाँ, वो तुम्हारी चॉइस है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा। मैं उनसे पहले ही ले लूंगा ये चीज। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि कंपनी जब सेल करती है ना, तो सेल तो 1 महीने की क्रेडिट पे करती है। यानी जिसको सामान बेचती है उसको 1 महीने के लिए उधार दे देती है कि 1 महीने बाद आप पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपनी जो लेबर है या जो मटेरियल या अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, उनका वो साथ के साथ पेमेंट करती है, उनको नहीं रोकती। उसके अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है।
कंपनी ने लोन ले रखा है 40,000 रुपए का कोऑपरेटिव बैंक से, और बैंक ने उनको इन्फॉर्म किया है कि वो लोन को रिन्यू नहीं करने वाले, ठीक है, और लोन एक्सपायर होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, यानी इस मंथ में उनको लोन का पेमेंट करना है, इस मंथ के अंदर उनको लोन का पेमेंट करना है, लोन उनका रिन्यू नहीं होने वाला, कंपनी उनको दोबारा से लोन नहीं देगी, जो भी कोऑपरेटिव बैंक है वो उनको दोबारा से लोन नहीं देगा, उन पर जो भी लायबिलिटीज बन रही है उनको इस महीने पेमेंट कर देनी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है, 1 जनवरी को ही, वो डेट भी बता रहा है कि नेक्स्ट मंथ 1 जनवरी को ही वो एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुड बैंक ऑफ इंडिया, एक बैंक और है, whom the company has borrowed, बोरो किए थे कंपनी ने, उससे 60,000 लोन ले रखे थे, यानी एक तरह से समझा, कंपनी ने ना टोटल 1 लाख रुपए का लोन ले रखा था, 40,000 रुपए तो ले रखे थे कोऑपरेटिव बैंक से और 60,000 रुपए ले रखे थे गुड बैंक से। तो कोऑपरेटिव बैंक वालों ने तो मना कर दिया, बोले हमें तो चाहिए हमारा पैसा, अगले महीने हम रिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन गुड बैंक ऑफ इंडिया ने लोन को रिन्यू करने की इच्छा जताई है, लेकिन कब? जब कंपनी मेंटेन करेगी क्विक रेशो को एटलीस्ट 1। अगर कंपनी का क्विक रेशो, और क्विक रेशो का वैसे तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, लेकिन स्टिल यहां पर उसने फॉर्मूला दे रखा है क्विक रेशो का, क्विक रेशो का फॉर्मूला दे रखा है कैश अपॉन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। अगर कंपनी अपना क्विक रेशो 1 रखती है, अगर कंपनी अपना क्विक रेशो 1 रखती है तभी वो उसको रिन्यू करेगा, ठीक है, अदरवाइज उसको रिन्यू नहीं करेगा। अच्छा, ये रिन्यूअल वाले जो लोन्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जैसे समझ, मान लो मैं गोल्ड लोन होता है ना, वो ज्यादातर रिन्यूअल के लिए होता है। वो देखो कैसा, मान लो मेरे पास गोल्ड रखा हुआ था 50,000 रुपए का, मैंने उसको बैंक को दिया और बैंक ने मेरे को 50,000 रुपए दे दिए, ठीक है, 1 साल के लिए। अब उस 1 साल में बैंक मेरे से सिर्फ इंटरेस्ट वसूल रहा है, बैंक मेरे से बोल रहा है कि आप इंटरेस्ट पे करते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं। 1 साल खत्म होगा, बैंक बोलेगा कि आप मेरे को 50,000 रुपए पे करो, मैं आपको आपका गोल्ड वापस से दे रहा हूं। मैं बोलूंगा नहीं है मेरे पास 50,000 रुपए भी देने के लिए, तो बैंक बोलेगा ठीक है, हम आपका लोन रिन्यू कर देते हैं, वापस से वही सारे प्रोसेस होंगे, आपने हमको दोबारा से गोल्ड दिया है, हमने आपको 50,000 रुपए ऑलरेडी दे रखे हैं, और आप वापस से हमको नेक्स्ट मंथ से इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर दो वापस। तो उसको बोला जाता है रिन्यूअल, ठीक है। तो रिन्यूअल जब लोन होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप अपना प्रिंसिपल पे कर, अदरवाइज ईएमआई वाला जो होता है ना, ईएमआई वाला, उसमें तो आप प्रिंसिपल भी पे करते रहते हो, साथ में इंटरेस्ट भी पे करते हो और प्रिंसिपल भी पे करते हो। अच्छा, लेकिन लास्ट पॉइंट वापस से समझ लो कि गुड बैंक ऑफ इंडिया अपने लोन को रिन्यू करना चाहता है, लेकिन उसके एक कंडीशन डाल दी वहां पर कि आपका जो क्विक रेशियो है ना, वो कम से कम 1 होना चाहिए, तभी हम आपका लोन रिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम आपका लोन रिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसको समझने के लिए नीचे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट तुम देख लो, दिसंबर 31 को बनाई है बैलेंस शीट। अच्छा, आगे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि कंपनी को है ना 10,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ध्यान देना, ये ईच लिखा हुआ है ना, ईच। तो मैं ना हमेशा ऑपरेशन मैनेजमेंट का जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, तो हमेशा है ना एक एक तुम लाइन पर ही नहीं, एक एक वर्ड पर भी ध्यान देना। 10,000 रुपए तो उसको इंटरेस्ट के पे करने हैं, और 10,000 रुपए ही उसको टॉप मैनेजमेंट की सैलरी भी पे करनी, दोनों के लिए 10,000 रुपए, 10,000 रुपए मिलाकर नहीं है, ध्यान रखना इसमें। 10,000 रुपीज ईच गिवन होने का मतलब यह है कि दोनों के लिए इंडिविजुअली है, इंटरेस्ट भी 10,000 रुपए का पेमेंट करना है, और टॉप मैनेजमेंट की सैलरीज भी 10,000 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है। अब आपको इसका लीनियर प्रोग्रामिंग करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग बनाना है, ठीक है। और यहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग में उसके 2 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ध्यान से समझ।
he wants to maximize profit or he wants to maximize total revenue. Do it for him. आप उसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बनाओ. अरे आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं क्वेश्चन, बस लेंथी ही है क्वेश्चन, बाकी कुछ खास नहीं है क्वेश्चन. देखो समझा, एक एक करके समझाता हूँ. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? सबसे पहले तो ये बताओ. हाँ सर. ठीक है, तो अब समझना, अपन एक एक इक्वेशन को बनाते हैं. सबसे पहले अपन बनाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन. या ठीक है, इधर नहीं बनाता अपन इस पे. सर वो 10,000 पूरे क्या मंथली था या क्या था वो? मंथली था, मंथली था. ओके सर. एवरी मंथ. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हर महीने अपने को 10,000 रुपए इंटरेस्ट के और 10,000 रुपए टॉप मैनेजमेंट की सैलरी का देना. चलो अब देखो, मैं तुम्हें ना साइड बाय साइड ही दिखाता हूँ ये क्वेश्चन. स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. देखो समझ, क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्जेक्टिव बनाना, और ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और सेल्स को मैक्सिमाइज करना. ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया 3,2600 1500. ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की. ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन बनेगी मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, कितने थे? 3, 2600 1500. ठीक है, एक तो ये बन गया, ये इक्वेशन बनी है फॉर प्रॉफिट, और दूसरी इक्वेशन है 11,000 11,503 11,503. 5,000 और 3,000. ये दो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. पहले तो बताओ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछो पहले. ठीक, चलो अब एक फंक्शन तो बन जाएगा. देखो अवेलेबिलिटी यहां पर दे रखी है, देखो इसकी और इसकी. ठीक है, तो एक फंक्शन तो बन जाएगा मशीन टाइम के लिए, और एक फंक्शन बन जाएगा असेंबली के लिए. ठीक है, 15, 13, 12, 15, 13, 12, 44, 35, 40, इक्वल टू 4,000. 44, 35. और ये दे रखे हैं 4,000 और 1240. एक है मशीन और एक है असेंबली. चलो अब आगे कुछ आगे डेटा दिया हुआ है, देखो समझना. आगे एक डेटा ये दिया हुआ है कि हमें है ना, जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना, यानी ये वाले एक्सपेंसेस, ये हमें साथ के साथ पे करना है. ये हमें साथ के साथ पे करना है, वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है हमारे पास. ठीक है, तो इनको पेमेंट करना पड़ेगा ना. तो समझना अपन कैसे कैलकुलेशन करें. देखो अपने पास कितना कैश रखा हुआ है? 2 लाख.
और रिसीवेबल शॉर्ट टर्म ही होते हैं ना? 50,000। Yes, sir. 50,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ अपने पास अवेलेबल फंड की अगर बात करें, ठीक है, ये दो इक्वेशन तो अपन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के लिए ना मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़कर एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। मेरे को वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे को कैश की अवेलेबिलिटी चाहिए कि कितना कैश अवेलेबल हो सकता है मेरे पास में। तो एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। देखो, वर्किंग नोट में सबसे पहले आ जाएगा अपने पास में अवेलेबल फंड। अब अवेलेबल फंड कितना है अपने पास? 2,50,000 रुपीज का, ठीक है, जिसमें से अपने पास 2 लाख रुपए तो कैश के हैं, और 50,000 रिसीवेबल्स। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो। No, sir. ठीक है, अब देखो समझना, अब अपने को क्या करना है, लोन का पेमेंट करना है, ठीक है, कॉर्पोरेट बैंक का लोन पे कर देना, गुड बैंक ऑफ इंडिया का लोन पे करना है। ये रिन्यू कर सकता है, लेकिन अपने को एक बार तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, रिन्यू करने के लिए भी पेमेंट तो करना ही पड़ेगा अपने को एक बार, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेब्ट अपने को पे नहीं करनी, अपने को कॉर्पोरेट बैंक का लोन पे करना है, अपने को गुड बैंक ऑफ इंडिया का लोन पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से अपन माइनस कर देते हैं, ठीक है, अवेलेबल फंड है, इसमें से अपन माइनस कर देते हैं 40,000, ठीक है, 40,000 अपन ने माइनस किए कोऑपरेटिव बैंक के, माइनस किए 60,000 अपन ने गुड बैंक ऑफ इंडिया के। अच्छा, 10,000 अपन को इंटरेस्ट भी पे करना था, और 10,000 अपने को मैनेजमेंट की सैलरी भी पे करनी थी, टॉप मैनेजमेंट की सैलरी। ठीक है, तो 10,000 का अपन ने इंटरेस्ट पे कर दिया, 10,000 की अपन ने टॉप मैनेजमेंट की सैलरी पे कर दी, और देखो और कुछ पेमेंट करना है क्या अपने को इसके अलावा? ठीक है, चलो हो गया, ठीक है, और कुछ पेमेंट नहीं है इसके अलावा। तो अपन ने सारा पेमेंट कर दिया, अब अपने पास में कितना कैश अवेलेबल है राइट नाउ? 1,30,000. 1,30,000। 1,30,000 अपने पास में। अच्छा, इस 1,30,000 का अपन क्या यूज करें? इस 1,30,000 से अपने को पेमेंट करना है लेबर का, Yes, sir. Labor वाले को payment. ये भी तो पेमेंट करना है ना, ये तो अपने को बोलना है कि कैश में करना पड़ेगा इसका पेमेंट अपने को साथ के साथ। तो 8,000, 2,400, 1,500, 8,000 x1, 2,400 x2 और 1,500 x3। तो लेबर और वेरिएबल एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए अपने पास में कितना फंड अवेलेबल है? 1,30,000। क्या ऐसा कर देते हैं, फंड अवेलेबिलिटी,
ठीक है। अच्छा, और कुछ करना है क्या अपने को? सेलिंग प्राइस के लिए हो गया, कंट्रीब्यूशन के लिए हो गया, फंड की अवेलेबिलिटीज के लिए हो गया, इसके लिए हो गया, और ये अपन ने पेमेंट कर ही दिया 40,000 रुपए, 60,000 रुपए। और ये अपन को देखना पड़ेगा कि रिन्यू होगा या नहीं होगा, ये अपन को देखना पड़ेगा, ये बाद में देखेंगे। उसके अलावा 10,000 रुपए अपन ने इंटरेस्ट के पे कर दिए, 10,000 रुपए अपन ने सैलरी के पे कर दिए, और कुछ पेमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ पूछना है तो पूछ। एक वर्किंग नोट और बनेगा, वो चेक करने के लिए कि अपना फंड रिन्यू होगा या अपना लोन रिन्यू होगा या नहीं होगा, वो एक वर्किंग नोट ये और। अपन जो अपन ने निकाला ये फंड अवेलेबल, उसमें से ही लेस थोड़ी करेंगे अपन लेबर को जो पेमेंट किया है अपन ने। मतलब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। सर ये जो 8,000 और ये इक्वेशन तो अपन बनाएंगे, अपन को इक्वेशन तो बनानी है ये वाली, लेकिन ये लेस थोड़ी ना होगा बाद में। नहीं, क्यों लेस हो गई? इसका मतलब तो ये हुआ कि अपन ने सबको पेमेंट कर दिया है, अपन ने बैंक का भी पेमेंट कर दिया है, अपन ने सैलरी भी दे दी है, अपन ने इंटरेस्ट भी दे दिया है, सबको पेमेंट करने के बाद में अपने पास ये बच रहा है। हाँ तो सर। अपन अगर लेबर को पेमेंट करना चाहते हैं ना, तो इतना ही कर सकते हैं। तो लेबर उसी हिसाब से रखो कि अपन लेबर को 1,30,000 तक का पेमेंट करना, 1,30,000 से ज्यादा की लेबर नहीं होनी चाहिए अपने पास। ओके सर। तो इसलिए अपन ने लेबर वगैरह का सब टोटल करके 1,30,000 उसका उस पर लिमिट डाल दी वहां पर। अच्छा, एक चीज और देख लो, एक वर्किंग नोट और बना देते हैं जल्दी से। वैसे जरूरत नहीं है उस वर्किंग नोट की, क्योंकि वो इसमें कोई यूज नहीं होने वाला। वो सिर्फ डिसीजन है कि लोन रिन्यू होगा या नहीं होगा। क्विक रेशो, क्विक रेशो का फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैश अपॉन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। कैश कितना है? 2.5 लाख रुपए का। रिसीवेबल्स कैश में माने जाते हैं, अलग से माने जाते हैं? रिसीवेबल्स को अगर तुम मानोगे कैश में मानोगे या अलग से मानोगे? सर कैश में। कैश बैंक जो भी हो, मतलब कैश में होता पक्का है ना? पक्का, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है इसका। मेरे को अकाउंट्स वगैरह के बारे में नहीं पता है। तुम लोग बताओ, मैं उसी तरह से बिहेव करूंगा। रिसीवेबल्स को तुम कैश में मान, इस क्वेश्चन के लिए मान सकते हैं क्योंकि करंट एसेट ही है ये भी। तो इसमें लेकिन मतलब ये quick फॉर्मूला assets में भी क्विक आता है। रेशो का है ना। सुनो सुनो, एक प्रॉब्लम है फिर इसमें फॉर्मूला क्विक रेशो का में करंट एसेट्स नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कैश लिखा हुआ है ना, तो अपन सिर्फ सर कैश ही लेते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला जनरली ऐसे होता है लिक्विड असेट। हाँ ना, तो इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ कैश है, और तो इसमें रिसीवेबल दोनों लिक्विड ही होते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो वो मान गया मैं तुम्हारी बात। लेकिन इसमें स्पेसिफाई कर रखा है कैश ही लेना है, तो अपन कैश ही ले रहे हैं इसमें, ठीक है। अपन वो नहीं ले रहे, डेटर्स नहीं ले रहे अपने, क्या बोलते हैं रिसीवेबल्स, वो नहीं ले रहे अपन। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज अपनी कितनी है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज 4 है अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। 40,000 रुपए का बैंक लोन, 60,000 रुपए का बैंक लोन, और सैलरीज वगैरह वो भी शॉर्ट टर्म में ही आएगी या नहीं आएगी? बताओ मेरे को। सैलरीज वगैरह है वो शॉर्ट आएगी सर। टर्म में आएगी। सैलरीज और इंटरेस्ट जो अपन पे कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में ही आएगा। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्विक रेशियो कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 1.67, तो रिन्यू हो जाएगा इसका, लोन रिन्यू कर देगी। ऐसे इसकी जरूरत नहीं है अपने को। वर्किंग नोट यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, ये जो सेकंड वाला वर्किंग नोट अपन ने बनाया, क्योंकि अपन ने पेमेंट कर दिया, चाहे रिन्यू हो चाहे नहीं हो, अपन ने तो पेमेंट कर दिया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? क्या?
सर जैसे ही बोल रहा था ना, अगर क्विक रेशो 1 से ज्यादा हो तो रिन्यू कर सकते हैं, तो इसका हाँ, तो इक्वेशन में वो कोई तो effect अगले नहीं होगा। सेशन पे पड़ेगा ना, अगले जनवरी के बाद होगा ना वो तो। अपन तो दिसंबर के लिए कर रहे हैं सब कुछ। अपन तो ये साल अपना कंप्लीट हो रहा है, तो अपन इस साल के लिए कर रहे हैं। वो जो 60,000 रुपए का लोन देगा वो तो अगले साल यूज कर पाएंगे ना अपन, इस साल तो नहीं कर पाएंगे अपन उसको यूज। यस सर। इस साल तो अपना बैलेंस शीट बन गई, दिसंबर में अपना ईयर खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। वो जो 60,000 रुपए मिलेंगे वो अपने को अगले साल के लिए मिलेंगे। तो इस साल का तो सारा कुछ अपने को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इसी तरह से बनाया अपना। यस सर। हो गया, सबने नोट डाउन कर लिया इसको? सर ये जो 50,000 अपन ने ऐड किया था ना वर्किंग कैपिटल में, ये अपन इसलिए किया था क्योंकि अपन को पता था अगले महीने मिलने वाला है, जनवरी से। नहीं, रिसीवेबल्स तुम उस साल के एंड में मानते हो मिलने वाले, अगले साल की शुरुआत में। एक मिनट वेट करना, एक मिनट क्रेडिट पे डिपेंड करेगा ना। एक मिनट एक मिनट। हाँ बताओ पंकज, अब क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ इसमें कि जितनी भी पेमेंट थी ना, 40,000, 60,000, 10,000, 10,000, ये सारी कैश में पे करनी थी, ठीक है सर। अभी अपन को ये पता था कि ये जो 50,000 के बिल्स रिसीवेबल है, ये अपन को 31 दिसंबर को मिल ही जाएंगे। क्या पता तो क्रेडिट तुम ये बताओ मेरे को, एक चीज बताओ। रिसीवेबल्स अपनी शॉर्ट टर्म ही होती है ना, असेट, करंट हाँ। असेट्स ही तो बोलते हैं अपन उसको। तो हाँ करंट असेट साल के लास्ट में सेटल हो जाती है या नहीं होती? सर मैंने सेल ही मान लो दिसंबर में की, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ, तो मैं अरे वो कैसे मैं सेटल तुम्हारी कर बात पाऊँ? मान गया, वो बात समझ में आ गई तुम्हारी बात। लेकिन मैं जी। तो इतना सा पूछ रहा हूँ कि इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, इन जनरल डेटर्स होते हैं वो साल के लास्ट में सेटल होते हैं या नहीं होते, इतना बता दो मेरे को। फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब डेटर सेटल होते हैं? सर आप सेटल का मतलब क्या कह रहे हो यहाँ पे, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करो कैश आप। सेटल हो जाता है ना सारा का सारा, बैलेंस शीट बनाते टाइम कैश सेटल हो जाता है हाँ। कि इतना तुम्हारे पास में रखा हुआ है, इतना बैंक में रखा हुआ है, वो सारा सेटल हो जाता है कैश वाला, हाँ है ना? वो होता है। मैं बोल हाँ रहा हूँ जी। कि मेरे को पता नहीं है, तुम लोगों को पता होनी चाहिए, तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो। साल जी। खत्म होते होते अपने को करंट लाइबिलिटीज को सेटल करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? साल खत्म होते होते करंट लाइबिलिटीज की बात कर रहा हूँ अभी मैं, है ना? अगर अपना साल ठीक खत्म हो है रहा है तो अपने को करंट लाइबिलिटी सेटल करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, इतना बताओ। सर, ये जो करंट एसेट करंट लायबिलिटी है ना सर, वो ईयर एंड से थोड़ी डिसाइड होगा, वो तो उसके टाइम पीरियड से डिसाइड होगा। कि साल खत्म हो रहा है मतलब वो करंट लायबिलिटी सेटल हो जाएगी, ये मतलब नहीं होगा। करंट लायबिलिटी का मतलब ये होगा मेरे हिसाब से तो कि यार वो 1 साल से कम टाइम पीरियड में सेटल हो जाएगा। इट कैन बी वो करंट लायबिलिटी अराइज ही अगर मेरे पास जुलाई में हो रही है और 1 साल से कम मतलब अगले साल फरवरी में सेटल हो रही है, देन स्टिल इट्स अ करंट लायबिलिटी। जरूरी नहीं है वो दिसंबर में हो तभी वो करंट लायबिलिटी है, वो फरवरी में हो तब भी वो करंट लायबिलिटी है मेरे लिए, क्योंकि 1 साल से कम टाइम पीरियड है उसका। अगर मैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर का डेट मान लूँ, उस हिसाब से मैं उसको डिसाइड नहीं कर सकता करंट लायबिलिटी। मैं उस लायबिलिटी टोटल का कितना टाइम पीरियड है उससे डिसाइड करूंगा, मैं ये कहना चाहता था। इसलिए क्योंकि ये सारी पेमेंट कैश पेमेंट थी, मैं ये था कि अगर ये रिसीवेबल ही मुझे जनवरी फरवरी में मिल रहे होते बाद में, तो मैं ये 50,000 ऐड ना करता, मैं 2 लाख में से माइनस करता है सारा। ठीक ये है मैं ठीक कहना है चाह रहा था सर। ठीक है। कर सकते मतलब थे अपन वो जहां तक चीज मैं भी, जानता हूँ ठीक है। सर, ये डिबेटेबल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें हाँ इतना हाँ, क्लियर नहीं है। मुझे ये तो लगता है कर सकते डिबेटेबल थे अपन, रहेगा। वो प्रॉब्लम नहीं होती उसमें हाँ। करने में, लेकिन वही है वो प्रॉब्लम, फिर वही दो अलग अलग क्या बोलते हैं, दो अलग अलग तरह के डिसीजन होते हैं, दो अलग अलग तरह की। देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या किया, अपन उसके हिसाब से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कर। ठीक है सर। ठीक है, एक बार अपन उस हिसाब से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है
ये क्या बता रहा है, 15, 13, 12? अच्छा, ये तो वो वाला बता रहा है, मशीन असेंबली वाला। और ये कैश वगैरह का है। हाँ देखो, क्वेश्चन अभी 1,30,000 का कैश पता है आपके पास में। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये मान रहा है कि टू सर बी इसमें रिसीव्ड लिख इन दिया, जनवरी। इसमें हाँ, लिख दिया जनवरी में मिलने का। ये मान रहा है कि ये रिसीव कर रहा है जनवरी के अंदर। ठीक है, तो अपन भी मान लेंगे कि भाई जनवरी के अंदर रिसीव हो रहा ओके सर। है, ऐसा लिख देंगे। एक है ना, एक अजम्पशन लिख दो कि अपने का जो कैश रिसीवेबल है ना वो जनवरी के अंदर हो रहा है, यानी ये जो रिसीवेबल्स है ना जनवरी के अंदर रिसीव हो जाएंगे अपने को, ऐसा मान लो। ओके सर। सर हाँ बोलो। एक बार ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से दिखा दीजिए। क्या तुम्हें वो स्क्रीनशॉट लेना है इसका? ऐसा यस सर, फिर इसमें वो बहुत सारी क्वेश्चन मैंने डाल। एक मिनट रुको, ये बहुत सारी काटा पीटी कर रखी है। हाँ सर। पेज नंबर 390। सर ये वो 2012 वाला सिलेबस का बुक है ना? हाँ हाँ, 2012 वाले सिलेबस की। ये भी सर मिल तो जाएगा ऑनलाइन आई थिंक। हाँ नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा तुमको। ओके सर। देखो, एक एक तो ये ले लो स्क्रीनशॉट तुम। यस सर। और एक ये ले लो स्क्रीनशॉट। ओके सर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करने की कोशिश करो। मैं थोड़ा सा मुश्किल ही क्वेश्चन दूंगा। हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक पेज में आ नहीं रहा है क्वेश्चन। मैं तुम्हें एक पेज में दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। देखो, है ना, ऊपर वाला है ना, कुछ भी नहीं है। जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ दे रखा है ना, वो कुछ ऐसा खास नहीं है उस पैराग्राफ के अंदर। वो बोल रहा है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना चाह रही है, एक सीए का फर्म है, और उसके पास में ये 6 अलग अलग इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल है, और उसका डेटा जो दिया हुआ है नीचे दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन का ऊपर वाली लैंग्वेज तो कोई काम में नहीं है। ठीक है, अब ये बाकी लैंग्वेज है तुम्हारे सामने, तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर। तुम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, है ना, जूम इन जूम आउट करके तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद पढ़ो और खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अपन तो बस आंसर मैच करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तुम देख रहे हो यहाँ पर अपन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, सब क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा मैच नहीं कर रहा कि ये मिलता जुलता। एक दो क्वेश्चन है जो मिलते जुलते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि डिफरेंट अप्रोच आ रही है सबको सॉल्व करने की। अपने को क्वेश्चन समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, तुम अपने आप ट्राई करो, फिर अपन देखते हैं कि तुम्हारा आंसर मैच होता है या नहीं। क्योंकि एग्जाम में जो तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है ना, वो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन मिलेगा जो अपन ने पहले कभी सॉल्व नहीं किया। और ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, इनका बस डेटा लेंथी होता है। तो अपने को डेटा को समझने की कोशिश करनी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं। ये लेंथी नहीं होते ये क्वेश्चन। सर
बोलो पंकज क्या बोल रहे हो? सर ये जो टोटल वेटेड रिस्क है इसमें क्या लिखा है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑल्टरनेटिव जे, जे कहाँ है मेरे पास? जे का मतलब ये ABCDE है फिर। इसका जे का मतलब मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लो कि अमाउंट इन्वेस्टमेंट, और हाँ इन्वेस्टमेंट के नीचे ऐसा जे लिखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट इन ए अलग होगा, इन्वेस्टमेंट इन बी अलग होगा, इन्वेस्टमेंट इन सी अलग होगा। जे का मतलब ये है, जे का मतलब ये शेयर है। ओके। वो डिपेंड तो इसका करेगा कि मतलब तुम कौन सा यूज कर। हर एक का वेटेज निकल जाएगा इसका मतलब। हर एक के लिए निकलेगा वेटेड रिस्क। ठीक है सर।
समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? सर बस वो वेटेड वाली ढंग से बननी थी, बाकी तो आई थिंक हो गया। अच्छा देखो जल्दी से देखो, देखो सबसे पहले तो ये देखो रुपी रिटर्न ये आ रहा है क्या सबका? 10.4, 11.5, 23.5, 19.9, 19.25 और 30। हाँ सर। सबका ये आ रहा है क्या रुपी रिटर्न पर शेयर? ये मैक्सिमम वाली इक्वेशन है सर। बाकी 5 लोग भी है, 1 मिनट नीचे करा कैसे? और तो ये तो मैक्सिमम वाली इक्वेशन बन गई। उसके बाद 25 लाख रुपए फंड की अवेलेबिलिटी, एक ये इक्वेशन बन गई होगी। हाँ सर ये भी है। ठीक है, और हाँ। एक 2.5 लाख रुपए है ना तुम्हें 6 नंबर में इन्वेस्ट करने। ये भी ठीक है सर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एफ में 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, और 5 लाख रुपए ए और बी में कंबाइंड इन्वेस्ट करने। तो ए और बी की कंबाइंड इक्वेशन बन गई होगी 80x1 प्लस ये वाली 80x1 प्लस 100x2 लेस देन इज इक्वल टू 5 लाख रुपए। हाँ ये भी है। ये वाली इक्वेशन तो तुम्हारी बन गई होगी, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई हाँ सर प्रॉब्लम ये तो बन गई। है। ये 4 इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, कोई और जो सीधी सीधी बनने वाली इक्वेशन है। डिविडेंड 10,000 वाली भी इक्वेशन बन गई होगी। 10,000 डिविडेंड। ये ना डिविडेंड, हाँ इसकी इक्वेशन बन गई होगी ना 10,000 वाली। बनाइए सर बनाइए। हाँ ये वाली 10,000 वाली इक्वेशन बन गई होगी। अच्छा एक इक्वेशन ये भी बन गई होगी कि सारे शेयर जो है ना वो कम से कम 100 परचेज करने ही करने। हाँ सर तो x1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100, x2 ग्रेटर। हाँ सर ये तो है सर ना? मैंने इसमें ये कर दिया जैसे x1, x2, x3। नहीं कॉमा वॉमा मत लगाओ, नहीं अलग अलग लिखो, अलग अलग लिखो। अच्छा। मतलब तो एक ही होता है उसका, कॉमा लगा के तुम लिख सकते हो, मतलब एक ही होता है। लेकिन है ना एग्जाम यानी जो कॉपी चेक करने वाला है ना उसको इतना पता नहीं होगा, वो नहीं सोचेगा, उसको ऐसा लगेगा कि तुमने पता नहीं एक ही इक्वेशन बना दी। तो ऐसे उसको अगर 6 इक्वेशन दिखानी है ना तो उसको 6 ही इक्वेशन बनाकर दिखाओ। ठीक है सर। ठीक है, ये सारी इक्वेशन मेरे को लगता है कि तुम लोगों की कंप्लीट हुई होगी, एक्सेप्ट सर एक तो ये वाली नहीं बन रही, वेटेड वाली। नहीं 5th नंबर वाली भी बन गई होगी। एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव ए और बी में कंबाइंड होना चाहिए। ये भी बन गई होगी नंबर 5। ये बना किसी की नंबर 5 नहीं बनी है तो एक बार बताओ मेरे को। ये वाली ये नंबर 5 वाली और ना ये सेकंड वाली ना मिक्स हो गई थी मेरी नहीं दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग। देखो नंबर 5 ये बोल रहा है कि ए और बी में जो कंबाइंड है ना, तो ए और बी का कंबाइंड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ए और बी का कंबाइंड जो इन्वेस्टमेंट है ना वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% ही होना चाहिए। ठीक है, शुड बी एटलीस्ट 10% होना चाहिए। तो इसकी इक्वेशन बनेगी तुम्हारी सर 80x1 ये वाली देखो मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग तरह से बना रखा है इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन तुम्हारी ऐसे बनी होगी, नंबर 5 वाली इक्वेशन बता रहा हूं मैं सिर्फ तुम्हें। ठीक है, तो नंबर 5 वाली इक्वेशन कहां पे लिखो, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे इस जगह में आ जाएगी नंबर 5 वाली इक्वेशन। देखो ए का है टोटल इन्वेस्टमेंट 80, बी का है 100। ठीक है, ये 10% होना चाहिए, एटलीस्ट 10%। तो ग्रेटर देन का साइन इस तरफ लगेगा। ठीक है, 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, हाँ यहाँ 80x1 प्लस 100x2
सर इसमें गड़बड़ है फिर तो मेरे। प्लस 160x3। x1 x2 x3 तो नंबर ऑफ शेयर्स है। नंबर ऑफ हाँ। x1 x2 x3 नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट है 80x1, 100x2, 160x3, ये इन्वेस्टमेंट है। यस सर। 120x4, 150x5 और 200x6। ठीक है। अच्छा देखो, एक ये इक्वेशन में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने जो इक्वेशन बना रखी है ना, इसने क्या कर रखा है, इसको एक सिंप्लीफाई कर दिया इसने। सॉल्व कर दिया होगा सर इसने। 8x1, सॉल्व कर दिया इसने। हाँ, 10x2, 16x3, 12x4, 15x5। मेरी तरफ से ये पहले वाली इक्वेशन करेक्ट है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और 20x6, और इसने इन सबकी साइड चेंज करके इधर ले आएगा। तो जब ये साइड चेंज करके इधर आएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? 72x1 प्लस 90x2, बाकी के माइनस में चल जाएंगे सारे। 16x3 minus 12x2। और देखो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे ये बनाई है, ये वाली है। हाँ सर। ठीक है। अब एक इक्वेशन बच रही है, कौन से पॉइंट की बच रही है? थर्ड पॉइंट की इक्वेशन बच रही है। ठीक है। टोटल वेटेड रिस्क शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। ठीक है, चलो आसान इक्वेशन है। ए में कितना तुमने इन्वेस्टमेंट किया है? 80x1 का इन्वेस्टमेंट इनटू रिस्क कितनी है? 5%। 5%। ये तो ए का हो गया। प्लस अब बी का कितना इन्वेस्टमेंट है? 100x2 प्लस 0.07। नहीं, 03। इंटू 0.03 इंटू 0.03 रिस्क। ठीक है। ऐसे ही सबका बना लोगे तो सबका बनने के बाद है ना, ये देखो ये बन रहा है यहाँ पर ये वाला। सर मैं और फिर इसने क्या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे किया ना, मैंने a को रखा इंडिविजुअली, फिर b को इंडिविजुअली रखा, फिर c को रखा, वो गलती कर रहा था मैं, इसलिए बहुत ज्यादा बन रहा था मेरा। तुम गलती नहीं कर रहे थे, तुम सही कर रहे थे, बस तुम्हारा वो लेंथी हो रहा था। पता है क्यों? फिर तुम एलसीएम लेते, नहीं एलसीएम लेते तो यही एलसीएम आता सबका। हाँ, और फिर ये ऊपर सारे ऐड हो जाते तो यही बनती ना इक्वेशन। तो मुझे लगा बहुत लंबा जा रहा है तो कुछ गलती है। हाँ, तो लंबा तुम्हारा वो हो जाता, वो लेंथी हो जाता। तुम जब उसको अलग अलग लिखते ना तब लेंथी हो जाता वो। लेकिन तुम एक साथ भी लिख सकते हो इन सब चीजों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है सर। तो ये इक्वेशन बनी, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा, फिर ये बाकी सब ये इक्वेशन बन जाएगी। यस सर। कुछ पूछना है तो पूछो इस क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पूछना है तो पूछो। शुभम हो गया क्लास में? आज हम पूछ नहीं रहे, शुभम नहीं है क्लास में। ठीक है। और किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो पूछो। सर अपन ने जो अभी इक्वेशन ऊपर जो अभी की थी वो वाली उसको सॉल्व करा हुआ है इसमें, ये 72x और ये वाला माइनस में। अगर हम लोग जो आपने बताई थी वो वाली इक्वेशन ही बना के आते हैं और सही है। सॉल्यूशन जो एग्जामिनर के पास रहता है उसमें डिफरेंस आएगा तो फिर तो ये कुछ उसका कुछ नहीं कह सकते, इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसका। सर ये ऑनलाइन पेपर हुआ तो वेटेड एवरेज वाला तो पक्का पूछेगा ये इक्वेशन। ठीक है, जो भी है पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। और तुम ऐसे मत समझो तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, यानी सॉरी, तुम वो इतने मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। तुमने पेपर दिए? सर फाइनल का थोड़ी इंटर वाला पेपर तो अच्छा आया था, वो इंटर के पेपर में कुछ था ही नहीं करने को ऐसा। ठीक है, बच्चों वाला पेपर था सर, हम लोगों ने सोचा नहीं था इतना इजी पेपर है। ठीक है। फिर किस किस के 100 नंबर 90 नंबर आए तुम लोगों से? सर ऐसे तो इतना इजी नहीं होता है ना कुछ भी। देखो ठीक है, अब तुम्हें वो आता था ना तो तुम्हें वो इजी लग रहा था, जिसको नहीं आता उससे वो पूछते ना कि भाई कैसा आया पेपर, तो पता लग जाता उसको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का।
ठीक है, मेरी भी क्लास कंप्लीट हो रही है, मेरी यानी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है तुम्हारे पास, और तुम्हारी भी कोई नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो तुम वो ज्वाइन कर, ठीक है। और क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन है, कल कंप्लीट करके अपन लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म करेंगे कल। ओके सर। चलो फिर तो ठीक है, ध्यान रख। पर्ट रह जाएगा ना सर? हाँ फिर पर्ट करेंगे अपन, फिर एक अपना सिमुलेशन भी बाकी है अभी, तो वो भी करेंगे। वो सेम ही है क्या सर? उसमें भी सेम इंटर वाला ही है, सेम सिमुलेशन इंटर वाला। ठीक है सर। ठीक है, एक क्वेश्चन डिफरेंट है, वो एक क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अपन पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम, फिर लेकिन अब तुम्हारा सिमुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तुम लोगों का, तो वो थोड़ा सा सिमुलेशन जल्दी हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, पर्ट भी पढ़ा हुआ है तो पर्ट भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इंटर वाले स्टूडेंट के जितना टाइम। हाँ पर्ट नहीं पढ़ा हुआ। हाँ कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम बनाना, क्रिटिकल पाथ निकालना, वो सब चीजें तुम्हें आती है, तो पर्ट जल्दी से हो जाएगा सर। ओके सर। ठीक है, चलो ध्यान रखना सब लोग अपना, फिर अपन कल वाली क्लास में करते हैं।